आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प आगरा से भारतीय साहित्य मंच के एक नए कार्यक्रम एक शाम आपके नाम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ आगरा शहर की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया है, एक विशेष कार्य और नए मापदंड स्थापित किए हैं। आप बहुत ही सरल, सहज, विनम्र, शांत स्वभाव के धनी हैं। आपने मानवता, सभ्यता, सांस्कृतिक कार्य और पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है। आप दैनिक जागरण समाचार पत्र में उप संपादक के पद पर आसीन हैं, उसको सुशोभित करते हैं। आप हमारे शहर के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय स्वर्गीय रोशनलाल गुप्त जी, करुणेश जी के आप पुत्र हैं, जो कि हार्डी बम कांड के महानायक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबा दिए थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले उनका हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भाई आदर्श नंदन गुप्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आपने समय दिया। हमारा कार्यक्रम एक शाम आपके नाम, मैं सबसे पहले अपने संस्था की ओर से मैं आपका माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहता हूं। ये मेरा अधिकार भी है और मेरी भावना भी है, तो मैं सबसे पहले आपको माल्यार्पण करूंगा। आपके पिताजी स्वर्गीय रोशनलाल करुणेश जी स्वयं बहुत बड़े पत्रकार थे। करुणेश जी स्वतंत्रता संग्राम के एक अखबार को निकालते थे, आशा अखबार के नाम से, जो पत्रकारिता का उन्होंने एक अध्याय शुरू किया था, जिसके माध्यम से वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा लोहा लिया, उन्होंने सारा जीवन होम कर दिया और हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा योगदान हमारे शहर से, हमारे करुणेश जी का रहा, जिसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्। ऐसे करुणेश जी के पुत्र हमारे साथ हैं, जो कि जिनको पत्रकारिता का जो अनुभव है और जिनकी पत्रकारिता की जो आत्मा है वो आपको बचपन से और परिवार से मिली है, और उस संस्कारवान पत्रकारिता को आपने आगे बढ़ाया। आपने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक नई बीट, जो कि जिसको बहुत कम लोग महत्व दिया करते थे, सांस्कृतिक बीट, उसको आपने एक नया पुनर्स्थापन किया, उसके नए नए मापदंड और उनके नए आदर्श स्थापित किए। निश्चित रूप से जैसा कि आपका नाम है आदर्श नंदन जी, तो आपने निश्चित रूप से एक नए नए आदर्श स्थापित किए हैं। आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपकी लेखनी में और आपके कार्यों में वो सारे आदर्श हमको देखने को, सजोने को मिलते हैं। बहुत ही सौभाग्य है ये कि हमारे शहर की एक ऐसी विभूति हैं जो हमारे बीच हैं। मैं उनसे, उनके बारे में आज चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं सर जी, कि जब आप छोटे थे बचपन में, और पिताजी जब आप देखते थे, जब आपको समझ पैदा हुई, कुछ थोड़ा बहुत समझने लगे, तो कैसा महसूस करते थे? पिताजी के जो आंदोलन की चीज़ें होती थी या उनकी जो पत्रकारिता की चीज़ें होती थी, उनको किस तरह महसूस करते थे आप? ये मैं जानना चाहता हूँ।
मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने सन 1938 में जी एक आशा अखबार निकाला जी अंग्रेजों के खिलाफ, जी जिसमें वे लगातार अंग्रेजों के विरोध में लेख समाचार प्रकाशित किया करते थे। जी और 1940 में ऊधम सिंह आज़ाद ने जो बम विस्फोट किया, जो उडायर को खत्म किया, जी उसका समाचार उन्होंने प्रकाशित किया। जी पूरे हिंदुस्तान में के एकमात्र आशा अखबार था जी जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ, जी जिससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी इसके बाद में उसका बदला उन्होंने हार्डी बम कांड के रूप में लिया, जी बेलीगंज चौराहे पे जी बोरोलिया बिल्डिंग के पास में। जी हाँ इसी परिप्रेक्ष्य में एक बम तैयार करना चाहते थे वो। जी जब पुलिस पीछा कर रही हो जी तो उससे कैसे बचा जाए, जी नदी पार करते समय। जी तो एक बम विस्फोट के दौरान जी उनकी दृष्टि क्षीण हो गई, ओहो तो वो 1940 में ही, जी लेकिन उनका लिखवाना लगातार जारी रहा। जी मतलब हम सब भाइयों को वो से बोल बोल के लिखवाते थे जी और उनकी कविताएं, लेख, कहानी जी लगातार प्रकाशित होते थे। जी उनका मुख्य विषय था स्वतंत्रता सेनानियों को जन जन तक पहुंचाना, स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना, जी और जो भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं जी उनको लोगों के सामने लाना। फिरोजाबाद में जी। सदैव पंडित बनासिया चतुर्वेदी ने जी शहीदों का श्राद्ध करके जी ये कार्य किया था। जी और उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में जी यदि किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखा है जी तो वो हमारे पिताजी ने लिखा था। जी और वो उनके दिमाग में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन बसा हुआ था। जी उनके दिमाग में पूरा विश्व की क्रांति समाहित थी। जी उन्हें कभी ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी वे दृष्टिक्षीण होकर भी जी इतने प्रबल ज्ञानवान थे कि हम पांचों भाई मिला के भी आज भी उनका जैसा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए। जी वे बोल बोल कर लिखाते थे कहानी वगैरह, जी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, शहीदों के बारे में, जी जी और हम लिखते जाते थे। जी जी उनका कहना था कि न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, क्या बात न खींचो कमानों को न न तलवार निकालो, जी। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वाह 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 इसी उद्देश्य को उन्होंने अखबार निकाला था। जी लगा आज़ादी के बाद जी हमारा संपर्क, हमें सानिध्य मिला स्वराज्य परिवार का। जी स्वराज्य टाइम्स परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध थे। जी जी वहीं मान लीजिए हम लोगों का जन्म हुआ। जी हम लोगों ने बचपन से ही अखबार मोड़ना, अखबार सीधे करना जी भी वहाँ सीखा। जी जी फिर पिताजी जो लिखाया करते थे वहाँ देने जाया करते थे। जी जी धीरे धीरे पत्रकारिता के प्रति मेरे मन में भाव जागृत हुए, रुझान जागृत हुआ। जी जी और पत्रकारिता के लिए स्वराज्य टाइम्स परिवार में जी जाना आना होता था ही। जी फिर विधिवत रूप से करीब 1980 से जी वहाँ लगातार पत्रकारिता की, जी वहाँ लेखन कार्य करता रहा। जी धीरे धीरे जी बढ़ता गया, समझ आती गई, सारी पत्रकारिता जगत के लोग जानने लगे। मैं स्वराज्य टाइम्स के दौरान पत्रकारिता की एक बात मुझे याद आ रही है। जी उन दिनों महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ था। जी तो मैंने उनके बारे में समाचार लिखा, आगरा के लोगों की जी। बात करते हुए, जी और एक हेडिंग लगाया था, जी कल उमड़ी थी मिटाज चली। ओहो कल उमड़ी थी मिटाज चली हेडिंग लगाया ओहो। उनकी कविता के साथ में। वाह वाह और मेरा ये सौभाग्य, जब मैंने दूसरे दिन देश भर के सारे अखबार देखे जी तो वही हेडिंग अन्य अखबारों में लगा था। ओहो। तो मुझे गौरवान्वित हुआ कि जो सोच मेरी थी तो वही सोच देश भर के पत्रकारों की थी। जी तो ये गौरवान्वित हुआ मुझे। जी इसी श्रृंखला में स्वराज्य टाइम्स पत्रकारिता की श्रृंखला में कई और आयाम जुड़े। जी काका हाथरसी से परिचय लगातार होता गया। जी और स्वराज्य टाइम्स की ओर से मैंने जी काका हाथरसी के निधन के बाद उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी जी वो कवरेज करने गया। ओहो। वो एक अलग माहौल था। जी हाँ काका हाथरसी ने अपनी वसीयत में लिखा था जी हाँ जी हाँ कि मुझे
मेरी शव यात्रा ऊँट गाड़ी में निकाली जाए, जी जी, कब सम्मेलन लोग कराया हंसते हुए जाते हैं, जी और शमशान घाट पर जी। हास्य कवि सम्मेलन हो, हो। हाँ, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम अभी तक मैंने पहली बार देखा था, जी अभी भी नहीं हुआ है। जी हाँ, तो उसका कवरेज मैंने स्वराज टाइम्स में किया था। जी स्वराज टाइम्स में पत्रकारिता करते करते, सांस्कृतिक पत्रकारिता करते करते जी लोग मुझे जानने लगे, जी और 1991 में जी मैंने अमर उजाला में पत्रकारिता शुरू कर दी। जी वहाँ सबसे पहले जो राजीव दत्ती जी जो सिटी इंचार्ज थे तत्कालीन, जी हाँ, वही मुझे अमर उजाला में उन्होंने, उनके माध्यम से ही मैं पत्रकारिता शुरू की थी। जी और उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था जी कि आप आगरा की लुप्त होती पुरातत्व महत्व की इमारतों के बारे में लिखिए। जी तब मैंने लगातार 21 स्टोरी जी विभिन्न इमारतों के बारे में लिखी थी। जी उसके बाद में पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता धीरे धीरे चलती गई, जी और मुझे बहुत गौरव है, बल्कि कभी कभी मैं इतना रोमांचित हो जाता हूँ जी जी कि मैंने ऐसे लोगों के साक्षात्कार लिए जी जिनके बारे में लोग केवल सुन ही सकते हैं। जी जी श्रद्धेय मन्ना डे, जी, हसरत जयपुरी, क्या बात है, इस तरह के बहुत सारे लोग, जी आशा भोसले, जी तमाम ऐसे लोग जिनको बारे में लोग सुन सकते हैं। जी मजरू सुल्तानपुरी, जी उनका मैंने साक्षात्कार लिया। जी। ऐसे अनेक लोग जिनसे साक्षात्कार लिए, जिनके कवरेज किए कार्यक्रमों के, जी सारे देश भर के सारे शंकराचार्य, जी ऋषि मुनि, जैन संत, जी साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह, जी जी ऐसी महान वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल सिंह, जी प्रोफेसर यशपाल, जी चित्रकार M.F. हुसैन, जी ऐसे तमाम शख्सियत जिनसे लोग मिलने को लालियत रहते थे, जी अभी भी रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें समीप से देखा, बात की, ये जी, मेरा सौभाग्य है। जी और लगातार जी करीब 30 वर्ष की सांस्कृतिक पत्रकारिता में मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ, जी और ये मानना है कि मैंने अपने काम बहुत ईमानदारी के साथ में, जी बहुत निष्ठा के साथ में जी और बड़ी मेहनत से किया, जी और जब तक अवसर मिलेगा आगे भी करता रहूँगा। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। देखिए, आपने निश्चित रूप से जो पत्रकारिता के सांस्कृतिक बीट है, उस बीट को पहले ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता जी। था, उनके समाचारों को भी बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता था, उनकी गहनता से उनकी पत्रकारिता नहीं होती थी, उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी। उस दौर में जब राजनीतिक समाचार या अपराध के समाचार या अन्य विषयों के समाचार जब ज़्यादा स्थान लेते थे, तो उस दौर में उन चीज़ों को निकाल कर लाने में और सांस्कृतिक चीज़ों को, चाहे उसमें साहित्य हो, कविता हो, गीत गज़ल हो, चाहे उसमें नाटक हों, आपकी संस्कृति में आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, तो इन सब की रिपोर्टिंग जब आप रिपोर्ट तैयार करते थे, तो समूह, जिस समाचार पत्र में आप काम कर रहे हैं, वहाँ समूह के जो एडिटर चीफ होते हैं या जो उनके कंट्रोलर होते हैं, तो उनका क्या व्यू रहता था और वो लोग किस दृष्टि से देखते थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सांस्कृतिक पत्रकारिता और सांस्कृतिक कवरेज जी एक किसी अखबार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जी और इस बात को हमारे आदरणीय श्री राजीव जगदीश जी ने समझा, जी और उनका मानना था कि, फिर मेरा भी मानना हुआ, मैं भी ये मानने लगा जी कि सांस्कृतिक कवरेज की रीडरशिप बहुत होती है। जी राजनीतिक खबरें, क्राइम की खबरें या और प्रशासनिक खबरें जी सूचनात्मक तो पढ़ी जा सकती है, जी हाँ, लेकिन बिल्कुल सांस्कृतिक पत्रकारिता में अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया जी सूर्य ग्रहण इतनी तारीख को है, जी तो वो 100% लोग उसे पढ़ेंगे, जी हाँ, जी उसकी 100% रीडरशिप रहेगी। बिल्कुल मैं अगर किसी कलाकार के बारे में लिखता हूँ या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में लिखता हूँ, जी
तो उसकी 90% लीडरशिप अवश्य संभावी है। जी और धार्मिक आचार्यों का हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत महत्व है। जी मैं प्रारंभिक दिनों में लगातार चातुर्मास जी जैन समाज की हुआ करती थी, जी। अभी भी होते हैं, जी उनके नियमित कवरेज करने जाया करता था। जी लोग नहीं समझते हैं, जी अगर मैं किसी जैन संत का इंटरव्यू छापता हूँ जी तो वह संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, जी संपूर्ण हिंदू समाज जी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसे पड़ता है। जी जैन संतों के साक्षात्कार और प्रवचन जब मैं लिखा करता था जी तो मुझे पता लगा लोग उनकी कटिंगें काट काट कर रखा करते थे। जी जी इतना महत्व और सम्मान होता है। जी तो इसलिए उस अब तो धर्म बहुत बिक रहा है, जी धर्म बहुत पढ़ा जा रहा है, धर्म बहुत सहेजा जा रहा है, जी जी धर्म बहुत विस्तारित हो रहा है। जी जी धार्मिक चैनल जितने अधिक हो गए हैं जी उतने शायद अब न्यूज चैनल भी नहीं है। जी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और धार्मिक चैनल 24 घंटे चलते हैं। जी इतनी जबरदस्त उनको लोग देख रहे हैं, टीआरपी पे उनकी, अन्य चैनलों की अब नहीं है। जी तो मेरा आशय यह है कि धर्म, कला, संस्कृति हम जितने अच्छे नए रूप में, जी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं, जी प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, जी वो जन भावना तक पहुंचता है। जी और परिणाम ये होता है कि हमारी युवा पीढ़ी जी कला संस्कृति से जुड़ती है, जी नई भावनाओं से जुड़ती है, जी कला के प्रति प्रेम जागता है, जी धार्मिक सद्भावना जागृत होती है, जी सांस्कृतिक भावना जागृत होती है। जी इस तरह से हम नई पीढ़ी को भी एक संस्कारवान अपने समाचारों से, अपने लेखों से, अपनी लेखनी से बना सकते हैं। जी जी अब मतलब ये कहने का अर्थ ये हुआ कि जो समाचार है वो समाचार एक खबर है, एक तथ्य है, और उससे व्यक्ति कुछ रूप से, कुछ क्षणिक रूप से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जब सांस्कृतिक या साहित्यिक या धार्मिक या किसी पौराणिक चीज़ की या किसी जैसे कि मेले ही होते हैं, जी, तो इनकी जब रिपोर्टिंग होती है और जब इनकी खबरें आती हैं तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जनमानस पर रहता है, आप ये कह रहे जी, हैं, बिल्कुल। और वो एक दूरगामी परिणाम देता परिणाम है। होते हैं। जबकि समाचार का एक परिणाम एक निश्चित होता है और वो एक तथ्यात्मक या सूचनात्मक होकर रह जाती है। लेकिन इन समाचारों को, इन चीज़ों को लोग जीवन में ग्रहण करते हैं बिल्कुल और उनको आत्मसात भी करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक जैसे कि कोई कविता या कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो लोग पढ़ते हैं उनमें एक साहित्य के प्रति, कला के प्रति, सभ्यता के प्रति एक भावना जागृत होती है और वो उस पथ को ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत बड़ा विषय है। केवल दो चीज़ कह रहा हूँ जी, स्वागत है। हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं? जी हाँ, जी। क्या रैप की घटनाओं को जी या धर्म आचारों के संदेशों को? जी, बस हमें ये दो तय करनी है। जी कम से कम अच्छी से अच्छी चीज़ पढ़ाने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए जी धार्मिक, सामाजिक, जी सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा देना होगा। जी दुष्कर्म की घटनाएं भी तभी कम होंगी जी जब व्यक्ति के हृदय में संवेदनाएं होंगी, बहुत सुंदर, सद्भावना होगी, क्या व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा, वाह, हम उसे बढ़ाते जाएं जी तो हम तमाम सारे दुष्कर्मों को दूर कर सकते जी हैं। जी ये हमारा दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया प्रभावशाली होने के साथ साथ गलत रास्ते पर भी लोगों को ले जा रहा है। जी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे दृश्य, बहुत सारे ऐसे वीडियो परोसे जा रहे हैं जिनसे ये दुष्कर्म और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जी हमें ज़रूरत है दिशा बदलने की। जी हम साहित्य, कला, संस्कृति को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जी जितनी ज़्यादा उनकी टीआरपी होगी, जी जितनी ज़्यादा उनकी पठनीयता होगी, जी उतनी देश व समाज में सुधार आ सकता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। बहुत ही एक दिशा देने वाली, एक रास्ता जो दिखाई देता है। क्योंकि जब कहीं अगर थोड़ी बहुत गंदगी है और उसको साफ करना है
तो उसको साफ करने के लिए हमें अच्छी चीज़ों को ही सामने लाना होगा, तभी जो हम आगे बढ़ सकते हैं। आदर्श जी, ये आप इतने दिन से 30-35 साल 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे शहर में जाने कितनी हस्तियां हर क्षेत्र की आती रही हैं, तो कुछ ऐसी हस्तियां जो आपको याद हैं, जिनके आपने साक्षात्कार लिए और उनके साथ बात करने में आपको कुछ कोई नई दिशा या कोई एक दिखाई दी हो, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि कुछ बहुत सारे, क्योंकि शहर में आते ही रहे, बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरीके से मुलाकातें होती रहीं जी। एक बड़ा रोचक सा संस्मरण मुझे याद आ रहा है जी। हसरत जयपुरी जी का। जी। हसरत जयपुरी जी केसी श्रीवास्तव द्वारा आयोजित चित्रांशी के मुशायरे में आए थे। जी। फिराक गोरखपुरी जी जी की स्मृति में जो होता है। जी हाँ। और सीधे मंच पर गए। जी। लेकिन हमें तो इंटरव्यू लेना था उनका, उनसे मुलाकात भी करनी थी। जी जी। और ये सौभाग्य भी प्राप्त करना था कि उनसे मुलाकात हो। जी जी। हालांकि उनके साथ कोई चित्र वित्र नहीं हो पाया। जी। लेकिन जाते जाते उनसे पूछा था, आपके बारे में बड़ी भारी एक प्रेम प्रसंग लोगों में चर्चा का विषय है। जी। तब उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी लिखने की शुरुआत ही एक प्रेम प्रसंग से हुई। जी जी। और उन्होंने उस राधा नाम की लड़की से प्रेम था जी, उस पर आधारित उन्होंने एक गीत लिखा था जी, उसके बारे में विस्तार से बताया था। जी जी। इसी प्रकार की तमाम बातें हुई। एक बार कचपुरा में अनिल कपूर जी आए थे शूटिंग करने। जी। हमें लगा था वो बात नहीं करेंगे, बड़ी जी। मुश्किल से बात लिए समय देंगे। जी जी। उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जी हाँ। कपूर साहब से बोले, साहब कोई समय दे दिए बात करने के लिए। जी हाँ। बोले अभी कर लो। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं था जी। और राजकुमार शर्मा हमारे साथ थे। जी जी। हम दोनों ने चलते चलते बात की। जी। ऐसे ही सुष्मिता सेन के बारे में लोग ये कहते थे जी। बड़ी भारी नखरी ली है, बड़ी भारी वो है। लेकिन जब जी मुलाकात हुई जी तो बहुत अच्छी तरह बात की। बोले आपके परिवार के लोग कैसे जी। कैसे जी। और सबसे अच्छी मुलाकात, यादगार मुलाकात जी मेरी आशा भोसले से हुई। जी जी। मेरे साथ क्या बात भाई है। कुमार ललित भी थे। अच्छा अच्छा। और बहुत पता लगा वो ताजवी होटल में आई हुई है। जी हाँ। तो मिलना बहुत मुश्किल था। जी। बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। जी हाँ। लेकिन तमन्ना बहुत थी कि मैंने मतलब मिलना, कितनी बड़ी बात करनी है। हस्ती से कहीं मुलाकात रह न जाए। जी हाँ। जब गए पता करते करते जी सूत्रों से, जी। तो होटल तक पहुंच गए। होटल जाके कमरा तक पता कर लिया, कमरा बुला लिया। तब वो पीए का भी पता कर लिया। जी। लेकिन पीए ने आके मना कर दिया। जी। बोले आप समय से नहीं कोई मुलाकात नहीं हो नहीं सकती। हो पाएगी। DI तमाम जी। लोगों के फोन आ रहे हैं। जी हाँ। लेकिन वो रियाज कर रही है, वो किसी मिल नहीं सकती है। जी मैंने कहा बस मेरी एक पर्ची पहुंचा दीजिए बस। जी जी। और मैंने उस पर्ची में ये लिखा, जी। क्योंकि उस समय मेरी पत्रकारिता 15 साल की हो चुकी थी मरयाला में। जी जी। तो मैंने लिखा कि मेरी पत्रकारिता के 15 साल हो चुके हैं। जी। इस दौरान तक तो आप अभी तक आगरा नहीं आई हैं। क्या बात है। और उसके बाद पता नहीं आप कब आएंगी। क्या बात है। वाह वाह। मेरी इतनी लंबी सांस्कृतिक पत्रकारिता अधूरी रह आए जाएगी आए आए। अगर आपसे के आज दर्शन नहीं हुई। क्या बात है। वो उस पत्र से बहुत प्रभावित हुई। जी जी। और हम और कुमार ललित दोनों मिलने गए। जी। और वो उनका पीए ने ये कह दिया 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं नहीं लेंगे। देंगे। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई जी। तो वो घर गृहस्थी की बातें भी करने आए लगे, है। अपने बच्चों की बातें भी करने क्या लगे। बात है। उनका पीए आंख दिखा के आप जल्दी आइए। जी, लेकिन जी। जब वो छोड़े तभी तो जाते। जी हाँ। लेकिन उन्होंने जो है जी लगातार बात करती रही। बहुत अच्छा लगा। आधे घंटे करीब बातें हुई। जी ये वो मुलाकात भी हम कभी नहीं भूल सकते। जी जी जी। ऐश्वर्या राय से जी भी मुलाकात मेरी बड़ी दुर्लभ और बड़ी रोमांचकारी रही। जी जी सबसे पहली फिल्म ऐश्वर्या राय की थी, जी वो तमिल भाषा में थी। जी। उस समय वो विश्व सुंदरी ही थी केवल। अच्छा पहली फिल्म उनकी ऐश्वर्या अच्छा राय अच्छा। की थी। इसी रूप में थी। हाँ, पहली फिल्म थी ऐश्वर्या राय की। जी ताजमहल में थी। जी और मणिरत्नम उसके डायरेक्टर थे। जी मणिरत्नम पहले भी कुछ फिल्में लेके आ चुके थे आगरा में। जी तो वो अन्य भाषाओं की थी। जी तो उनसे मुलाकात होती रहती जी, थी कई। जी। लेकिन उस दिन उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं जी किया। जी 5 चक्र थे, 5 सुरक्षा चक्र थे उनके तक पहुंचने जी के। जी PSC, पुलिस,
पुरातत्व विभाग की जी पुलिस, और फिर फिल्म शूटिंग वालों की सुरक्षा, फिर उनकी निजी सुरक्षा, जी यो 5 चक्र थे। जी मैं और भाई ब्रजेश, जो हमारे सीनियर फोटोग्राफर थे जी मुरैला के, जी हम दोनों, ब्रजेश पटेल जी, ब्रजेश सिंह, जी अच्छा ब्रजेश सिंह हाँ, जी, ये ब्रजेश नजर पटेल तो बात- उसमें थे, हाँ हाँ, क्या नाम है, तो सारा समय में। हाँ, जी तो हम दोनों चलते चले गए। जी ब्रजेश जी की कुछ पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से परिचय भी था, जी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हम भी आगे बढ़ते गए, लेकिन सुरक्षा चक्र और कड़ा होता गया, जी पीएससी और जी, ये सब जी। आगे, तभी हमारे साथ में मतलब इत्तेफाक से जी उस कार्यक्रम से मिलने, या वैसे ही विनोद अग्रवाल जी, जी जो आज अखबार में थे, उसमें जी हाँ। 3-4 भी रहे, जी और शहर के बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर भी रहे, जी वो भी आ गए। जी तो उनसे हमें बड़ा फायदा हुआ, जी क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर थे, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को वो जानते थे, जी तो वो बड़े अधिकारी से बात करते गए, तो अधीनस्थ अपने आप दूर होते गए, जी और धीरे धीरे हम जो है जी ऐश्वर्य राय तक पहुंच गए। जी ब्रजेश जी ने ऐश्वर्य राय जी फोटो लिए, जी मैंने बिना पेन डायरी निकाले उनसे प्रश्न कर लिए, कैसे आप आगरा पहली बार आई है, जी कैसा लग रहा है, ताजमहल कैसा लग रहा है, जी क्या आगे की क्या प्लानिंग है, जी उन्होंने सारी बातें दी, जी बता दी। जी उसी को मैंने माहौल बनाते हुए हाँ। दो विश्व के 2 सौंदर्य आमने सामने, क्या बात है, हेडलाइन बना, एक और विश्व सुंदरी क्या बात है, ऐश्वर्या राय, दूसरी तरफ विश्व का प्रथम सुंदरतम ताजमहल, क्या बात है, ऐसा करके मैंने एक स्टोरी लिखी। जी और विनोद जी पता नहीं समझ पाए, या मेरे प्रति उनका अगाध निष्ठा थी, जी केवल अमर उजाला में वो एक्सक्लूसिव कवरेज छपा, जी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में ऐश्वर्या राय की बहुत सारी फिल्में बनी आगरा में, जी और मेरी भी कई बार बातचीत तो कभी नहीं हुई, जी हाँ, मुलाकात और कार्यक्रम कवरेज किए। जी इसी प्रकार अमिताभ बच्चन जी से जी मेरी 3 बार मुलाकात हुई। जी अमिताभ जी को मैं भगवान द्वारा भेजा हुआ एक दूत मानता हूँ। जी भगवान द्वारा रचित एक अद्भुत कला है जी अमिताभ बच्चन के रूप में। जी और मैंने देखा, जब भी वे गुजर रहे होते हैं, जी तो लगता है कि कोई महामानव सामने से गुजर रहा है। ओहो, क्या एक बात है, उनके चेहरे पर जो हो रहा है, जी वो मैंने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा। क्या बात है, उनके चेहरे पर जो ओज है, वाणी में जो वक्तृता थी, जी उनका मुकाबला जी आज तक नहीं है। जी यही कारण है कि कितने लोग आए, कितने चले गए, जी लेकिन वे आज भी जी अपने महिमा को बरकरार किए हुए हैं। और कल ही में देख रहा था उनका जी कौन बनेगा करोड़पति जी। में, जिनको उनका ओज है, जो उनकी व्यक्तित्व है, जो उनका कर्तृत्व है, जो उनका प्रस्तुतिकरण है, जी उसका अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। जी वे मेरे लिए मैं उन्हें एक बॉलीवुड का एक महामानव मानता हूँ। जी ईश्वर उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, जी लगातार वे इसी तरह करते रहे। जी आदर्श जी, मैं शहर में बॉलीवुड ये हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े सितारे, बहुत सितारे आते रहे जाते रहे, सारी चीज़ें, तो तमाम बार शूटिंगें भी हुई, आप लोग कवरेज करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो एक क्या आप महसूस करते थे कि ये जो फिल्म जगत के लोग हैं उनका आगरा के प्रति कोई आकर्षण है? क्या कभी ऐसे महसूस करते थे आप? क्योंकि जब लोग आए आपसे तो कहीं ना कहीं मुलाकात हुई थोड़ा बहुत। आगरा एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमि है। जी आगरा में ताजमहल तो है ही, जी ताजमहल जैसी लोकेशन फिल्म जगत के लिए कोई नहीं हो सकती। जी हो सकती है, मतलब बहुत अद्भुत लोकेशन है। जी यहाँ पे लगातार ताजमहल को लेकर, ताजमहल पर फिल्म बनी, ताजमहल को लेकर फिल्म बनी, जी भगत सिंह की फिल्म बनी, तो वो भी ताजमहल का एक सीन उसमें रहा। जी 2 बार भगत सिंह की शूटिंग आगरा में हुई, जी दर्जनों शूटिंग आगरा में हुई। आगरा इसलिए आकर्षण का केंद्र रहता है बॉलीवुड के लिए, जी क्योंकि आगरा में बहुत सारी अच्छी लोकेशन है। जी एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको, जी परदेश फिल्म की शूटिंग आगरा में हुई, जी और आगरा से उसकी शुरुआत हुई, मतलब जी पहला शॉट आगरा में हुआ उसका, जी और महिमा चौधरी की पहली फिल्म भी आगरा में बनी। क्या बात
यानी ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म आगरा में नहीं, जी, तो महिमा चौधरी की फिल्म जगत का पदार्पण आगरा आगरा से से हुआ। हुआ। और महिमा चौधरी का नाम भी आगरा में बदला गया। जी, महिमा चौधरी प्रदेश शूटिंग के लिए आगरा आई, जी, तो पहला शॉट जो उनका हुआ, जी, पहला फिल्मांकन हुआ, जी, वो कैलाश मंदिर पर हुआ। अच्छा, कैलाश मंदिर पर जो बुर्ज बना हुआ जी है हाँ, और जहाँ नादिया बना हुआ है, जी, जी, वहाँ हुआ। अच्छा, और मुझे डायरेक्टर का नाम अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है। जी, तो करीब 7 दिन तक वो यहाँ रहे जी, और मैंने उनकी शूटिंग को बहुत जी, अच्छी तरह देखा। जी, दयाल बाग में मैंने महिमा चौधरी को खेतों में दौड़ते हुए देखा। जी, सरोज खान जी को उनसे डांटते हुए देखा। जी, जी, पहली फिल्म थी, वो तब जानती नहीं थी, याद है। बिल्कुल, तो सरोज खान जी ने उन्हें बहुत मेहनत करके तराशा जी, और फिल्म लाइन में उनको एक मुकाम तक पहुंचा दिया। जी, जी, तो वो 15 दिन हाँ, लगातार शूटिंग हुई। एक और मैं चीज़ और बताना चाहता हूँ, जेपी होटल की शुरुआत मेरे सामने हुई, जी, उद्घाटन हुआ। जी, उन्हीं दिनों सारे गामापा की शूटिंग आगरा में हुई, जी, ताजमहल के पीछे जी, पार्श्व में, जी, ताजमहल के बीच में। जी, वो तो ऐसा अद्भुत माहौल था, आश्चर्यजनक और रोमांचित करने वाला। जी, सारे गामा में पूरे विश्व भर के जी, हिंदी कलाकार, ओहो, चाहे राष्ट्रीय मतलब फिल्मी कलाकार, जी, क्रिकेटर, जी, फिल्म डायरेक्टर, जी, फिल्म निर्माता, जी, शास्त्रीय गायक, बांसुरी वादक, जी, मतलब सबका वहाँ पर प्रस्तुतिकरण था। और वो सारे लोग जेपी होटल में ठहरे थे। जी, और मैं करीब करीब 8 दिन तक ये समझिए जेपी होटल में ही रहा, जी, सुबह से शाम तक। जी, और वहाँ ऐसे डोलते थे सारे कलाकार जी, कि ये समाना आदमी घूम रही हैं, जी, ये अलका याग्निक हैं, जी, ये फिल्म डायरेक्टर हैं। जी, मतलब बहुत से लोगों को तो मैं खुद पहचानता भी नहीं था, जी हाँ, जी लोग हाँ, बताते थे जी हाँ, ये क्रिकेटर हैं, हाँ, हाँ, ये बांसुरी वादक हैं, जी, और ये तमाम लोग हैं। जी, जी, पंडित जसराज भी आए थे उसमें, जी, जी, और हरिप्रसाद चौरसिया भी आए थे, जी, समाना आजमी भी आई थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, क्या कोई फिल्म जगत की कोई जी। हस्ती बची नहीं थी। सांस्कृतिक जगत, हाँ, सांस्कृतिक अनु मलिक साहित्यिक भी आए थे, और मन्ना डे भी उसी में सामाजिक, आए थे। जी, हाँ, जी, मन्ना डे भी उसी में आए थे। जी, जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छा रोमांचकारी दृश्य था। जी, और अंतिम दिन का जो दुर्घटना घटी वो भी मेरे सामने घटी जी, थी। सारे गामा पा की शूटिंग हो रही थी, जी, लगातार 8 या 10 दिन तक शूटिंग होनी थी। जी, तो वो जो जिस पर दर्शक बैठा करते थे जी, रेलिंग, जी, वो अंतिम दिन भर भरा के गिर गई थी। जी, तो तमाम लोग घायल हो गए थे। वो दृश्य भी मेरे सामने का ही था। जी, और उस दृश्य को देख याद कर कर आज भी मैं रोमांचित हो उठता हो, हूँ। ये स्थिति। क्या देखिए, आगरा की भूमि, ब्रजभूमि और आगरा का जो क्षेत्र है, यहाँ तमाम तरह की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभ्यता की धरोहरें हैं। तो आज चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी और फिल्म का एक सेंटर स्थापित किया जाए। तो आप आगरा क्षेत्र को या आगरा को उस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस सेंटर के लिए किस रूप में देखते हैं? क्या यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या ये बात आगे जानी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म का कोई सेंटर बनने जा रहा है या फिल्म उद्योग का कोई केंद्र बनने जा रहा है, तो उसमें आगरा का क्षेत्र और आगरा की सांस्कृतिक धरोहर का कोई बड़ा योगदान हो सकता है या कोई बड़ी उपयोगिता हो सकती है? हमें उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। जी, ताजमहल तो एक बहुत अच्छी लोकेशन है ही जी, फिल्म शूटिंग के लिए। जी, हमारा आगरे में जगह जगह ऐसे क्षेत्र हैं जी, जहाँ बहुत अच्छी फिल्मांकन होती रही हैं, हो सकती हैं। जी, ताजमहल का पिछवाड़ा मतलब कि ताजमहल का पार्श्व क्षेत्र, जी, इसके अलावा एतमादौला, जी, आगरा किला। जी, आगरा किले में तमाम शूटिंग हुई है, बहुत जी। अच्छी स्पॉट वहाँ पर हैं, शूट की जा सकती है। आगरे का कैलाश मंदिर, जी, आगरे की पूया घाट, बल्केश्वर घाट, जी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा
हमारे शहर के पास में बटेश्वर तीर्थ स्थल है, जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक से एक शिव मंदिर प्राचीनतम लगातार मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर बिल्कुल। एक ही कतार में यमुना के किनारे हैं। जी हाँ, वैसा दृश्य विश्व में कहीं नहीं दिखाई दे सकता। जी तो वहाँ फिल्मांकन होते रहे और हो सकते हैं। जी इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, जी वहाँ पर मैं एक बार गया था एक कवरेज के लिए। जी वहाँ पुरातत्वकालीन चित्र मिले थे। जी तो पहाड़ों पर चढ़ते 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 ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पर खड़े होकर पीछे तक ऐसा लगता था जी। जैसे हम कश्मीर में आ गए। ओहो, बहुत अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे थे वहाँ जी भी। जी तो वहाँ ऐसे दृश्य भी हैं। इसके अलावा बटेश्वर में चंबल है, चंबल की नदी है। चंबल में बहुत सारी शूटिंग होती रही हैं। जी चंबल की सुंदरता का एक अद्भुत नज़ारा अलग ही है। जी चंबल ऐसा नहीं कि केवल डकैतों के लिए ही संरक्षण गृह बनाओ। जी चंबल नदी का एक बहुत अच्छा फिल्मांकन हो सकता है। जी इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र, दयालबाग हमारा क्षेत्र है, जी दयालबाग के आसपास के क्षेत्र हैं। हाँ दूसरे, हमारा आगरा बहुत प्राचीन शहर है। जी प्राचीन इमारत, मुगलिया इमारत जी यहाँ पर बहुत हैं। जी और प्राचीन स्तर के बने हुए घर भी बहुत यहाँ हैं, जी जिनको अक्सर शूटिंग किया जाता रहा है। जी ताजमहल और उसके आसपास के गली मोहल्ले जी भी ऐसे हैं जहाँ हम प्राचीन भारत के दर्शन कर सकते हैं। वाह, क्या देखिए, मैं आगरा में एक मेलाओं का एक परंपरा है। आगरा के पूरे ज़िले में या कस्बों में, शहर में, चाहे वो धार्मिक मेले हों, चाहे वो सामाजिक मेले हों, चाहे वो सांस्कृतिक मेले हों, जिनको आप बखूबी जानते हैं क्योंकि आप उनको कवर करते रहे। तो आगरा के जो मेलों की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। आगरा एक प्राचीन सांस्कृतिक शहर है। जी मेले, पर्व, त्योहार यहाँ समय समय पर लगते हैं। जी ये ब्रज का ही एक पार्ट है। ब्रज, हमारे ब्रज मंडल में जी जो उपवन आते हैं उसमें अग्रवन भी जी था पहले, जी और अग्रवन का नाम होते होते, अंगरा होते होते वो आगरा हो गया। जी तो ब्रज की जो सभ्यता परंपरा है जी वह ज़्यादातर आगरा में है। जी और ब्रज की परंपराओं में एक प्राचीन परंपरा है फूलडोल मेले। जी फूलडोल मेले वैसे तो हमारे यहाँ आगरा में मेले समय समय बहुत होते रहते हैं। निश्चित। कभी शीतला मेला लग जी। रहा है तो कभी बूढ़ी का मेला लग रहा है, जी कभी और मेले लग रहे हैं, कभी उर्स लग रहा है। जी लेकिन फूलडोल मेले जी केवल होली के बाद से शुरू होते हैं 15 दिन तक, जी और उनकी हिंदी तिथि के अनुसार तिथि निर्धारित है। जी और सारे लोग अपने अपने स्तर पर, जी आयोजक भी, खेल तमाशे वाले भी, जी झूले वाले भी, उन्हें तो पता है कि कब कौन सा मेला लगेगा। जी वो मेले लगते रहे थे। जी लेकिन धीरे धीरे अब कुछ ही मेले रह गए हैं। जी जैसे धाकरान चौराहे पर बिंदी लेवा का मेला लगता है, जी हाँ, जी हाँ, वो परंपरा को कायम किए हुए हैं। बिल्कुल पुराना। इसी तरह कुछ मेले हैं। बाकी मेले में तो या तो वो लुप्त हो गए या लुप्त होने के कगार पर हैं। जी एक आगरा का एक अद्भुत मेला था जी जो शायद ही कहीं होता होगा, केवल मेरठ या कहीं और होता है, नौचंदी का मेला। जी आगरा में तैराकी मेला होता है, हाँ, बिल्कुल। भादों के समय, भादों के महीने में होता है। जी तिथि मुझे भी याद नहीं है। जी मंगलवार को और गुरुवार को होता है जी नौचंदी का मेला, और 2 मेले होते हैं। जी जी लेकिन वो भी हमारी सामाजिक और प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण जी वो भी अपनी हो पा रहे हैं। जी जी इन परंपराओं को बनाए रखने का समाज के साथ साथ प्रशासन का भी दायित्व था, जी लेकिन अब नहीं हो रहा। जी केवल एक ताज महोत्सव सरकारी कार्यक्रम होकर रह गया है। जी उसमें ही उसी को शासन प्रशासन उसी को कर कर एक अपना दायित्व पूरा करना समझ लेता है। जी मेलाओं के ऊपर और इनके ऊपर आपकी एक पुस्तक शायद आपने लिखी है, मेरे को जहाँ जानकारी आई है, तो वो पुस्तक अगर हम उसके दर्शन कर पाएँ और लोगों तक उन मेलाओं की और वो जो कतार, एक श्रृंखला है, एक पूरा एक इतिहास है, वो पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होगा। आगरा के मेलों पर कभी भी किसी को कोई पर्याप्त जानकारी नहीं रही। जी मुझे भी जब मैंने पत्रकारिता शुरू की जी तो स्वर्गीय श्री
राजेंद्र रघुवंशी जी, जी परम सद्य मनकामेश्वर के महंत उद्धवपुरी जी, जी लोगों के पास जाकर पता करता था मेले क्या होते हैं। जी श्रद्धेय रणवीर सिंह चौहान जी। जी लेकिन इन मेलों का कहीं पर भी कोई लिपिबद्ध इतिहास नहीं था, जी लिपिबद्ध कोई किताब नहीं थी। जी नजीर मेले के बारे में कभी किसी ने लिख दिया, जी तैराकी मेले के बारे में किसी ने लिख दिया, जी लेकिन एक पुस्तक कहीं पर नहीं थी जी इसकी। जी और इन आगरा के मेलों पर एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया है। जी परम सद्य सरोज गौरहार जी 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 कृपा करेंगे उसे प्रकाशित करने में, जी जी वो उनके पास है। जी अब कब तक आती है जी वह बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगी। जी इसके अलावा मैं और बता दूं आपको, सबसे पहली पुस्तक मेरी जी बड़े अलग तरीके से प्रकाश होती जी 1992 में। जी एक जैन मुनि आए हुए थे जी आगरा में, जी हाँ उनके प्रवचन के कवरेज करने जाया करता था। उनका चातुर्मास था। जी चंद्रप्रभ सागर जी जी और ललित प्रभ सागर जी। जी इस समय ये उच्च कोटि के, सर्वोच्च कोटि के संत हैं, जी जैन आचार्य हैं। जी और उदयपुर क्षेत्र में और उसके आसपास में बहुत बड़ा वर्चस्व है, लाखों लोग उन्हें सुनते हैं आज भी। जी उनका आगरे में चातुर्मास था। प्रतिदिन सुबह 4-5 बजे करीब, 6 बजे करीब मुझे जाना जी और उनके प्रवचन कवरेज करना और अमर उजाला में देना। जी उन प्रवचनों में से हर व्यक्ति, हर संत के प्रवचन में जी कोई न कोई प्रसंग जरूर होते हैं, जी हाँ जी रोचक प्रसंग। जी हाँ और उन रोचक प्रसंगों का जी मैं संकलन करता गया हाँ हाँ और वो मैंने उन्हें लिख के दी संत जी को। जी और उन्होंने एक पुस्तक जी संसार में समाधि, क्या बात है, जय हो। ये हम संसार में समाधि करके प्रकाशित की थी। जी 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 ये 1992 की पुस्तक है। जी ये हमारे संत जी हैं। जी जी तब से ये मेरी पहली पुस्तक है 1992 की। जी और उसके बाद लगातार साहित्य, पत्रकारिता के साथ साथ जी साहित्य की ओर भी चलता रहा मैं लगातार। जी हमारे एक रिश्तेदार भी हैं जी और सामाजिक क्षेत्र के बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे जी और कांग्रेस नेता भी थे। जी उन्होंने आगरा, प्रताप चंद जी जायसवाल, जी हाँ उन्होंने आगरे के तमाम विभूतियों पर ग्रंथ प्रकाशित किए। जी सेठ अचल सिंह जी पर ग्रंथ प्रकाशित किया। जी इसी तरह के ग्रंथ हुए, जी ग्रंथों का प्रकाशन उन्होंने किया। जी उनके निधन के बाद में जी उनका एक स्मृति ग्रंथ मेरे संपादन में प्रकाशित हुआ। जी बहुत ये सुंदर। मेरा पहला ग्रंथ था, जी जी ग्रंथ है क्या बात है, जो प्रकाशित किया गया। बहुत सुंदर, ठीक से देखा, और बहुत सुंदर, हाँ। ये बहुत सुंदर, बिल्कुल। यह मेरी जीवन की अनुपम कृति है ये भी। जी जी क्या बहुत सुंदर, क्या उसके बाद जी साहित्य का सिलसिला चलता गया। जी पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य का साहित्य का, और साहित्य में भी इस तरह की चीजें जो पारंपरिक साहित्य से अलग है। साहित्य का मतलब केवल कविता, गीत, गजल, नाटक और ये छंद नहीं होता है। ऐसी चीजें साहित्य का ना- मतलब ये होता है कि साहित्य जो समाज में हो रहा है, विघटित हो रहा है, संगठित हो रहा है, जी। प्रचलित हो रहा है, या जिसका प्रसार है, ऐसे विषयों को आपने चुना है। और उन्हीं विषयों में मैं, आपकी कुछ और पुस्तकें हैं उनके बारे फिर में लगातार अलग अलग, ऐसा नहीं कि मैंने सारे पुस्तकों का संपादन किया। जी बहुत सारी पुस्तकों के संपादक मंडल में मैं रहा। जी जैसे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जी उसके संपादक मंडल में मैं रहा। जी जी इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक स्मारक प्रकाशित हुई। जी अमी आधार जी संपादक थे उसके। जी जी उसके भी संपादक मंडल में मैं रहा। जी वैश्य जागृति मंच के उप संपादक के वैश्य जागृति मंच, ये अखिल भारतीय जी जायसवाल वैश्य बंधु महासभा जी दर्शक, इसका भी मैं संपादक मंडल में जी मैं रहा जी लगातार। जी ये हर साल प्रकाशित होती रही। जी इसके अलावा जी वैश्य चेतना ये त्रैमासिक पत्रिका है, जी जी अब ये नहीं है इस समय। जी लगातार 5-6 साल तक मैं इसका उप संपादक रहा। जी जी बिल्कुल।
एक और बड़ा कार्य हमने किया, जी। राम नाम के मोती बांटे। अच्छा। राम नाम के मोती बांटे यानी जी। भगवान राम पर आधारित जी। स्मारकों का प्रकाशन किया। अच्छा। जब भी जो जनकपुरी, ज़्यादातर जनकपुरी सजी, जी। वहाँ प्रयास किया जी। कि वहाँ एक स्मारका का प्रकाशन हो, जी। जिससे भगवान राम के प्रति जी। और जिस क्षेत्र में जनकपुरी सज रही है, जी हाँ। उस क्षेत्र के बारे में लोगों जी, को जानकारी मिले। बस 2 ही विषय रहते थे केवल, जी। उसके अलावा हम कोई और विषय नहीं लेते थे। जी। तो सबसे पहले यहाँ बल्केश्वर में जो जनकपुरी सजी थी 2002 में, जी। बल्केश्वर में, क्या बात, इसके संपादक मंडल में भी मैं शामिल था। क्या बात है। इसमें कुमार ललित भी थे, डॉक्टर रामवता शर्मा जी ने संपादन किया था जी। इसका, जी। जी। और मुकेश नेचुरल जी भी थे इसमें, जी। जिन्होंने प्रकाशित की थी। जी। उसके बाद फिर हमने जी। कई जनकपुरी की कई स्मारकों का जी। संपादन किया, जी। कई पुस्तकों में, कई स्मारकों में। जी। हमारे साथ कुमार ललित जी। और प्रतिभा जंजल जी भी साथ रहीं। जी। जी। और जी। ये एक बहुत अच्छा हमारा प्रयास रहता है। जी। अगर सुविधा होती है, जी। व्यवस्था होती है, जी। सुगमता होती है, जी। तो हम यह जरूर प्रयास करते हैं कि जनकपुरी की स्मारका का प्रकाशन हो, जी। उससे उस स्थल का, जनकपुरी आयोजन का जी। और भगवान राम का, जी। भगवान राम का तो हम जिन जिन तक पहुंचाते हैं उनका नाम, लेकिन जनकपुरी आयोजन का एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है जी। कि हमारे यहाँ जनकपुरी सजी। और मेरा एक मानना है हमेशा, जी। कैसा भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट टोटल या जी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन कागज़ पे लिखा हुआ ही शब्द काम आता है। जी। वही एक संग्रह होता है, वही विरासत होती है, जी। और वही आगे धरोहर साबित होती है। बिल्कुल ठीक। इसलिए मेरा मानना है कि पुस्तकों को जरूर प्रकाशित होना चाहिए, जी। पुस्तकों को अधिक प्रकाशित कराना चाहिए, जी। और पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी चाहिए। जी। पिछले दिनों हमने एक, हमारे पास में जहाँ मैं रहता हूँ, बल्केश्वर महादेव मंदिर है। जी। बहुत, आगरा के जो 4 प्रमुख प्राचीन मंदिर है चारों कोनों में, जी। चारों कोनों में भगवान महादेव विराजमान हैं। जी। उन्हीं में से प्रमुख मंदिर हैं भगवान बिल्वकेश्वर नाथ, जी। जिन्हें हम बल्केश्वर नाथ मंदिर भी कहते हैं, बिल्कुल। बल्केश्वर नाथ कहते हैं। जी। उन पर एक बहुत शानदार पत्रिका, जी। इस पत्रिका हमने प्रकाशित की। जी। एक उसमें भी प्रतिभा जंजल जी हमारे साथ थी, जी। ललित जी साथ थे। जी। क्या बहुत शानदार इसका बहुत प्रकाशन हुआ क्या? और बहुत सराही गई। क्या? ये भी एक हमारी, मेरे जीवन की जी। एक अनुपम, जय हो। क्या? अनुपम क्षण रहे बहुत जब उसका विमोचन किया। क्या? आगरा में एक बहुत अच्छे समाज सेवी रहे, जी। समाज सेवी हैं, जी। और लगातार सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए। जी। श्री अशोक गोयल जी। क्षेत्र प्रयाजा कमेटी से काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे, अध्यक्ष रहे उसके। जी। जी। उन पर एक, उनके सेवा कार्यों को लेकर जी। एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जी। सेवा दीप। जी। इसमें हम 3 लोग शामिल रहे, जी। 4 लोग, जी। मैं, जी। नूतन अग्रवाल ज्योति, जी। कुमार ललित क्या बात, और नंद किशोर गोयल जी। क्या बात, बहुत इस पुस्तक का भी अभी तक जोड़ नहीं है। जी। वाह। उनको जिस तरह से रेखांकित किया गया जी। अशोक गोयल जी को, जी। जी। उसमें इसका मुकाबला नहीं है। जी। अभी कुछ ही साल, अभी पिछले साल ही हमने गौशाला पर एक विशेषांक निकाला। जी। हमारे बाटरबग क्षेत्र की एक बहुत प्राचीन गौशाला है, जी। उस पर एक विशेषांक निकाला, उस पर एक किताब निकाली। जी। उसमें कुमार ललित, जी। नूतन ज्योति जी। और मैं, जी। हम 3 लोग रहे। क्या बात, ये प्रकाशित हुई है। बहुत सुंदर, लगातार क्या प्रकाशन का सिलसिला चल रहा है, वाह, लगातार। बहुत सुंदर। जी। एक पुस्तक का प्रकाशन भी मैंने किया, लेखन किया। जी। आदरणीय सरोज गौरियार जी ने एक श्रृंखला शुरू की हुई है, जी। आगरा के नाम पर एक पुस्तक माला। जी। वो 32 पेज की पुस्तक माला होती है, पुस्तकें होती हैं, जी। जिनमें आगरा की कला, संस्कृति, परंपरा, जी। मतलब बहुत सारे विषयों को उन्होंने लिया है। जी। और उसको उन्होंने
अलग अलग लेखकों से वो लिखवाती है। जी तो उसी श्रृंखला में स्वतंत्रता संग्राम में आगरा का योगदान जी, विषय पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। बहुत सुंदर। ये मेरी पुस्तक है। अच्छा, बहुत सुंदर। इसे भी बहुत अच्छी तरह लोग जी। जानते हैं जी, और बहुत मानते हैं। क्या, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर, बधाई। हमारे पिताजी ने 1940 के आसपास 1950 में जी एक पुस्तक लिखी थी, उर्मिला के 14 वर्ष। जी उर्मिला बहुत सारे लेखकों साहित्यकारों से जी और यहाँ तक कि आदरणीय तुलसीदास जी से भी उपेक्षित रही है। जी, उनके बारे में बहुत कम लोगों कम ने लिखा, लिखा, कम लिखा गया साहित्य। बहुत कम लिखा। जी पिताजी ने जी 1950 में जी उर्मिला के 14 वर्ष शीर्षक से पुस्तक लिखी। जी उसको उन्होंने जगह कुंभ में, मेलों में, मंदिरों में बंटवाया, जी उसका वितरण कराया, निःशुल्क वितरण कराया। जी उसका फिर हमने प्रकाशन किया 2 बार। जी तीसरी बार हमने प्रकाशन अभी अपनी माताजी की स्मृति में किया था, जी उनकी उठावनी में जी उस पुस्तक का वितरण किया। जी, यह अभी तक की बहुत दुर्लभ कृति है, क्या बात है, जिसे लोग बहुत आज भी क्या बात, बहुत क्या बात, बहुत ही बहुत धार्मिक भावना के साथ पढ़ते क्या हैं। इसमें जी उर्मिला के बारे में, उर्मिला का पूरा व्यक्तित्व कृतित्व समाहित है। जी और 1950 में जी जो भाषा लिखी जाती थी, जी जो बोली जाती थी, जी हमने उसे पिताजी की उस भाषा को जो का त्यों रखा है, जी, उसमें कोई कोई संशोधन नहीं संशोधन किया है। नहीं। जी ये हमारी लगातार चल रही है। जी आगामी दिशा में भी मैं लगातार बढ़ रहा हूँ। जी आगरा के मेले मेरी पुस्तक आ ही रही है। जी, इसके अलावा डॉक्टर प्रणवीर सिंह चौहान जी आगरा के साहित्यकार बिल्कुल थे, आगरा की बहुत बड़ी बहुत बड़ी धरोहर है धरोहर थे। जी उन पर भी काम चल रहा है। सरोज गोरेहार जी के जी। संपादन में जी एक पुस्तक आने वाली है। जी इस तरह से जैसा जितना बन पड़ा जी उतना करता जा रहा हूँ, जी। जितना समझ रहा, जी जितना शारीरिक, जी मानसिक और बौद्धिक क्षमता रही, जी, उसके अनुसार मैं लगातार काम करता है। बहुत बहुत योगदान है आपका। निश्चित रूप से आपने आगरा शहर की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिकता और साहित्य को और परंपराओं को पत्रकारिता के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से साहित्य में लिपिबद्ध करके उसको प्रकाशित कराया है। बहुत बड़ा योगदान है आपका। निश्चित रूप से ये बड़ा काम है। लोग इस दिशा में कम सोच पाते हैं। बहुत सारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कोई संगीत की बात कर रहे हैं या कोई पुस्तक ला रहे हैं। नाटक पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें देखने को। तमाम नाटक की पुस्तकें भी हैं, संकलन आ रहे हैं, गज़लों का, गीतों का और तमाम तरह की पुस्तकें शायद। लेकिन जो विषय छूटे हुए हैं लोगों के साथ, जो हमारी सभ्यता में, संस्कृति में और इस क्षेत्र में जिनका बहुत महत्व है और जिनको संजोया नहीं जा रहा, और ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो उनको संरक्षित करने में जो आप योगदान किया है, आपने जो काम किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा आपकी निरंतर जारी है और आप करते रहेंगे ऐसा, और हमें हमारे शहर की, हमारे क्षेत्र की, ब्रज की सभ्यता, संस्कृति और इससे अवगत कराते रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि आपने लगातार इस चीज़ को समाचार पत्रों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आप इसके साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप बहुत योगदान दे रहे, और ये हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आगे जाके विरासत सिद्ध होने वाली है। क्योंकि चीज़ों को संयोजित करना, सहेजना उनको और उनको फिर लिपिबद्ध कर करके और कहीं पुस्तक का रूप देना बड़ी बात होती है। क्योंकि लोग विषय को तो लेकर के आगे जाते हैं जो सामान्य रूप से चलते हैं, लेकिन जो विषय जिनकी उपयोगिता नहीं समझते और उनको छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को आप ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। आदर्श जी, आपने
पत्रकारिता और गद्य लेखन के साथ साथ कविताएं भी बहुत लिखी हैं, लेकिन आप उनको या तो प्रसारित नहीं करते हैं या हम लोगों से छुपाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और बहुत कम आपको सुना जाता है, तमाम बार ज़बरदस्ती करने के बाद भी आप उसमें कंजूसी कर देते हैं, मगर आज मैं आपको बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज तो आपको कुछ कविताएं जो आपने लिखी हैं वो मेरे कार्यक्रम के लिए सुनानी है, तो कृपया कुछ कविताएं सुनाइए जो आपने लिखी हैं। मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन कविता पढ़ना जी और समझना जानता हूँ, समझता हूँ कविता को। जी तो कभी कभार थोड़ी थोड़ी लिख देता हूँ, जी और अभी तक एक आधी रचना ऐसी हुई है पूरी हो पाई है, जी बाकी सब अधूरी हैं, जी। और उनको मैं अधूरी अधूरी सुना देता हूँ स्वागत। थोड़ी थोड़ी। स्वागत है एक पहली रचना क्या, एक सरस्वती वंदना है जी जो लिखी है मैंने। जी। हे माँ शारदे, क्या हे माँ शारदे, जगत को तार दे। ओह। सुनी है उनकी गलियां, सुनी है उनकी, झूठी है उनकी दुनिया, झूठे इरादे। क्या बात है। ये नेताओं पर मैंने कहा है, जो नेताओं पर कमेंट किया है मैंने। स्वागत है जी। झूठी है उनकी दुनिया, झूठे हैं वादे, झूठे हैं उनके सारे इरादे, क्या बात है। झूठे हैं उनके सारे इरादे। क्या बात। सांच का पैगाम दे ओह माँ शारदे, ओह, जगत को तार दे। वाह वाह वाह। 2 लाइन तो ये हुई, स्वागत है और सर। एक राष्ट्रभक्ति की 4 लाइन और सुनाता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। तुम हमारे लिए सर कटाते रहे, ओहो, तुम हमारे लिए सर कटाते रहे, क्या बात है। देश की लाज को तुम बचाते रहे, ओहो, जाने कितने सहे थे तुमने सितम, जाने कितने सहे थे तुमने सितम, हर जुल्म सह कर वाह मुस्कुराते वाह वाह रहे, वाह वाह वाह। हर क्या बात है। सितम सह कर मुस्कुराते रहे, क्या बात है। तुमने सीने पर खाई थी गोलियां, तुमने खेली थी खून की होलियां, क्या बात है। तुमने खेली थी खून की होलियां, न उनकी अर्थी सजी न जनाजे उठे, ओहो, न उनकी अर्थी सजी न जनाजे उठे, गंगा यमुना में उनको बहाते रहे, ओहो, क्या बात है। गंगा यमुना बेहतरीन, में उनको बेहतरीन। क्या कहने। बहाते रहे, वाह वाह। देश की लाज को तुम बचाते रहे। क्या बात है। एक मैंने राम की एक वंदना और लिखी है, स्वागत है, उसे और सुना देता हूँ। बहुत स्वागत है, स्वागत है सर। क्या बात है। अवध में राम आए, नाचो झूमो आओ, आहा, अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ, उठो बंदन करने, घर घर दीप जलाओ, अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। फिर से पावन हुई अयोध्या, गली गली महकाई है। क्या बात है। राम मंदिर की जो शुरुआत हुई थी तब जो वहाँ उत्साह था जी, वो मैंने बताया है। स्वागत है। फिर से पावन हुई अयोध्या, गली गली महकाई है, द्वार द्वार पर बंधन वारें, खूब जी सहनाई है। क्या बात आओ कौशल्या जी मंगल गान सुनाओ, अवध में राम आए, है। ओहो, नाचो झूमो गाओ, अवध में
राम आए, क्या बात, नाचो झूमो गाओ। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बताइए, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक दो रचनाएं और बस यही है बस। देख लीजिए कोई हो तो, जो मून टीवी पे सुनाई थी वो सुना दीजिए। वही है वाली, वो अच्छा वही है, अच्छा जी। और कोई याद आ रही हो तो नहीं है सब। अच्छा ठीक है। और कोई विषय छूट रहा है मुझसे, क्योंकि ये विषय आभार का मैं आनंद जी को देना था। हाँ बिल्कुल, कोई विषय छूटना नहीं बोलता है उसी चाहिए। में। हाँ बिल्कुल। मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यू लिए, शख्सियतों से मुलाकातें की, जी शंकराचार्य जी के दर्शन हुए। जी तमाम जो मेरी सफलता हैं, जी उस वह मेरी सफलता नहीं, मुझे काम करने का मौका दिया गया। जी यदि मुझे जागरण और अमर उजाला में पत्रकारिता का माध्यम नहीं मिलता तो मुझे ये सारे सौभाग्य प्राप्त नहीं होते। जी और ये सौभाग्य प्रारंभिक दिनों में अमर उजाला में मुझे जोड़ा श्री राजीव दधीच जी ने। जी उन्होंने प्रोत्साहन दिया जी और खुली छूट दी सांस्कृतिक पत्रकारिता करने की, जी और मैंने उसे बड़े ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। बहुत उसके बाद में हमारे परम आदरणीय आनंद शर्मा जी, जी जो 1991 के आसपास जागरण में सिटी इंचार्ज बने थे, जी और डायनामिक सिटी इंचार्ज रहे, जी और अब संपादक बने जागरण में। जी लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और इसमें नोएडा में हैं। जी उनका भी अगर बर्दाश्त नहीं होता जी और वे अगर मुझे इस लायक नहीं समझते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। आप ये सोचिए कि लता मंगेशकर को छोड़कर जी इस देश की कोई विभूति शायद ही बची हो जी। जिससे मैंने साक्षात्कार न लिया हो, जी चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो, जी पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, या धार्मिक क्षेत्र में हो। मुरारी बापू का आशीर्वाद मिला, जैसे तमाम लोग जैन आचार्य तमाम हुए। तो मैं आभार इन दोनों लोगों का भी देता हूँ, राजीव दधीच जी का भी जी और आदरणीय आनंद शर्मा जी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने काम के प्रति और जो निष्ठा और जो आदर्श स्थापित किए हैं, निश्चित रूप से वो उल्लेखनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। पत्रकारिता में बहुत तरह की पत्रकारिताएं हमें देखने को मिल रही हैं। वर्तमान की स्थिति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो आपने संस्कार अपने पिताजी से लिए, वो संस्कार अपने जीवन में उतारे और उन संस्कारों को पत्रकारिता में ला करके उसको फलीभूत किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। पत्रकारिता करना और पत्रकारिता के संस्कारों को आत्मसात करना और उसको जीवन में उतार कर उनके उद्देश्यों पर चलना, ये एक बहुत कठिन यात्रा है। निश्चित रूप से उस कठिन यात्रा पर आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उस कुछ थोड़ी बहुत यात्रा में कहीं मैं भी उसका एक साक्षी रहा हूँ, तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। निश्चित रूप से आपने उन मापदंडों को स्थापित किया, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप ये सांस्कृतिक बीट की जो पत्रकारिता है, बल्कि हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता की और हमारे संस्कारों की, बल्कि पत्रकारिता के जो आदर्श हैं उनकी पताका को आप आगे लेके चलते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि आपसे लोग भी प्रेरणा लें और आगे ले जाएं इस पत्रकारिता को। ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने भारतीय साहित्य मंच के इस कार्यक्रम को सुना, देखा। हम इस बार जो कार्यक्रम लाए हैं आपके लिए, एक शाम आपके नाम, इसमें हम एक ऐसी शख्सियत को आपके साथ रूबरू कराते हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से कोई काम, उल्लेखनीय काम किया है, जिन्होंने एक नए मापदंड स्थापित किए हैं, किसी काम को, किसी विधा को, किसी आदर्श को ऐसा स्थापित किया है। ऐसे लोगों से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। निश्चित रूप से अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं पुनः आदरणीय आदर्श नंदन गुप्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा। धन्यवाद, नमस्कार।